तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी पिटिशन फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, यानी कि जब भी एनसीएलटी एनसीएलटी के पास जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो वो कितने टाइम पीरियड में उनको डिस्पोज करना पड़ता है। तो इसका आंसर है विद इन 3 मंथ्स। जिस दिन उनके पास आएगा उसके विद इन 3 मंथ्स उनको डिस्पोज करनी एप्लीकेशन किसी भी हालत में। ठीक है, और अगर नहीं कर पाए और अगर उनके पास कोई रीजनेबल कारण है कि हाँ भैया हम इस 3 महीने में इसलिए नहीं कर पाए, कोई कारण है जेन्युइन, तो फिर उनको एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा 90 डेज का। और ठीक है, उसके बाद सेकंड, तो पहले एमसीक्यू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड एमसीक्यू पर आ जाते हैं। इसमें पूछा हुआ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट बाय स्पेशल कोर्ट शैल बी ऑफ सच ऑफेंस। तो यह समरी ट्रायल की बात हो रही है कि भैया स्पेशल कोर्ट, ये जब अपन ने देखा था ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ अपने नोट्स में से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अपन ने ये चार्ट देखा था। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एक बार आपको और रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने देखा था। ठीक है, अक्यूज को ये मैजिस्ट्रेट, उसके बाद अपन ने देखा था। ठीक है, मैजिस्ट्रेट क्या करता है, एक या अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा तो उस अक्यूज पर्सन को कस्टडी में रखेगा। उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 15 डेज होगा अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो कस्टडी में रखने का टाइम होगा मैक्सिमम 7 डेज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ऐसे ही सीधा किसी भी पर्सन को जेल में नहीं डाल दिया जाता, एक बार पर्सन को कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मैक्सिमम 7 डेज या मैक्सिमम 15 डेज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैजिस्ट्रेट, अब मैजिस्ट्रेट देखता है कि भैया कस्टडी में रखने के बाद कि भैया इस पर्सन ने कितना घिनौना काम किया है। ठीक है, उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं कि भैया कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि जेल होगी। ठीक है, अगर उसको लगता है अप टू 2 ईयर्स तक की होगी तो वो भैया उस केस को मैजिस्ट्रेट ही उस पर डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर अप टू 2 ईयर्स है। और अगर उसको लगता है नहीं यार मोर देन 2 ईयर्स होगी तो फिर वो मामला जाएगा स्पेशल कोर्ट के पास। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में दो होते हैं, समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आएगी। अप टू 2 ईयर्स का फैसला तो मजिस्ट्रेट सुना देगा, और अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो उसके बाद डिपेंड करता है कि भैया अब जो फैसला इम्प्रिजनमेंट पीरियड है तो वो अप टू 3 ईयर्स है या अबाउट 3 ईयर्स होगा। अगर अप टू 3 ईयर्स होगा तो वो जाएगा समरी के अंदर। ठीक है, समरी ट्रायल में क्या होता है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसको आप फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच की तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाता है अगर उसको वंस अप टू 1 ईयर साल का इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, जब जो डिसीजन आएगा फाइनल, अगर वो अप टू 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है तो समरी ट्रायल सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर समरी ट्रायल को लगता है कि नहीं है, इसको तो अप टू 2 ईयर्स या अप टू 3 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, तो वो केस चला जाएगा रेगुलर ट्रायल में। ठीक है, और अगर अबाउट 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है तो वो तो रेगुलर में ही रहना है। ठीक है, तो यानी कि अप टू 1 ईयर वाले समरी ट्रायल फैसला सुनाता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की कैटेगरी बनती है। ठीक है, पहले तो जाता है अप टू 3 ईयर्स तक के जाते हैं। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है उसको कितना हो रहा है, अप टू 1 हो रहा है, 2 हो रहा है या 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ तो अपन ने दो तरीके से क्लासीफाई करा था। ठीक है, तो समरी के पास केस तो अप टू 3 ईयर्स तक के आते हैं। ठीक है, फिर वो जब फाइनल डिसीजन होता है उसमें देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा भैया ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट बाय स्पेशल कोर्ट शैल बी ऑफ सच ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स वाले मामले आएंगे समरी में। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड एमसीक्यू आता है, एम डेवलपर्स लिमिटेड बीइंग अनसेटिस्फाइड विद ऑर्डर गिवन बाय एनसीएलटी। ठीक है, वो अनसेटिस्फाई ऑर्डर एनसीएलटी के डिजायर्स टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। यू आर एज ए लीगल एडवाइजर टू एम डेवलपर लिमिटेड आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि भैया जो एम डेवलपर है वो अनसेट एनसीएलटी के फैसले से खुश हैं, तो भैया वो नेक्स्ट एनसीएलटी के पास कितने टाइम पीरियड के अंदर जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 45 डेज। ठीक है, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी 45 डेज, अगर वो पहले 45 डेज में नहीं जा पाते तो यहाँ एक ही टाइम लिमिट दे रखी है 45 डेज की, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उसमें दे रखा है रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स
of Viman Aerospace Limited, which has been incorporated under the Companies Act 2013, filed an application with the NCLT under Section 241 highlighting the mismanagement in the conduct of affairs of a company. ठीक है, taking cognizance of application, the NCLT passed an order under Section 240 on November 23, 2021, providing the sought after relief to the shareholders ऑफ विमान एरोस्पेस लिमिटेड ऑन फाइंडिंग सम मिस्टेक इन द ऑर्डर। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करा था उसमें अब एनसीएलटी को लग रहा है कि नहीं यार इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो इसमें बता रहा है कि शेयर होल्डर्स ने एनसीएलटी को बताया, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एनसीएलटी विल बी एबल टू amended order and the maximum period which the order can be amended। ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम बताना है कि एनसीएलटी कितने टाइम के अंदर अमेंड कर सकती है, तो इसका आंसर है विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर ने कहाँ पढ़ा था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अपन ने सेक्शन 420 देखा था, उसके बेसिस पर है कि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, वो चाहते हैं कि उस ऑर्डर को अमेंड करना, तो विद इन 2 ईयर्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई अपील अभी करी नहीं, अगर विद इन 2 ईयर्स चल रहे हैं उस ऑर्डर को, और अगर वो फैसला आगे एनसीएलटी नेक्स्ट कोर्ट के अंदर चला गया तो अब अमेंडमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि नेक्स्ट कोर्ट के पास ये मामला चला गया। पर अगर विद इन 2 ईयर्स ही हुए जिस दिन ऑर्डर सुना है, तो उसके विद इन 2 ईयर्स में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हो और किसी ने अभी तक कोई अपील नहीं करी है, तो आप कर सकते हो। पॉसिबल आफ्टर 2 ईयर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला एमसीक्यू आया था विद इन 2 ईयर्स और किसी ने कोई अपील नहीं करी थी, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपने एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर।